हेलो नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। मैं मनीष कुमार आप सभी का आपके अपने आरएम क्लासेज में स्वागत करता हूं। संध्या 6:30 बजे हैं और मैं आप लोग के समक्ष प्रस्तुत हूं लेकर एडिटोरिया का सामान्य अध्ययन का 5000 प्रश्नों की पुस्तक के साथ। और इसमें हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 पूरे कर लिए। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देखें। और आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3 और 4। तो इसमें काफ़ी अच्छे प्रश्नों का यह संग्रह है, तो आप लोग इसे ज़रूर करें, जिससे आपके आने वाले बीपीएससी एग्ज़ाम या बिहार एसएससी या फिर आप कह सकते हैं बिहार दरोगा, तो इन सभी एग्ज़ामों में आपको इनसे बहुत ही मदद मिल सकती है। तो आप लोग इसे ज़रूर करें। तो चलिए आज हम लोग करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 और आप लोग हमें आंसर करते रहें और हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये सीरीज़ कैसा लग रहा है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है? तो आप लोग को इसमें बताना है कि कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है। तो चलिए इसका उत्तर करें। और इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो सही उत्तर हो जाएगा। क्या है? तो देशी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी। तो ये बात जो है वो गलत है, सहायक संधि की ये बात उसमें नहीं थी। बाकी देशी रियासतों को एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होगा, तो ये बात सही है। देशी रियासतों की विदेश नीति कंपनी के अधीन होगी, तो ये भी बात सही है। और कंपनी की सेना का खर्च रियासत उठाएगी, तो ये भी बात सही है। तो ये तीनों सही है और बी जो है वो गलत है। ठीक है। और सहायक संधि के बारे में आप लोग याद रखिएगा कि सर्वप्रथम सहायक संधि जो है वो फ्रांसीसी गवर्नर थे। कौन? तो डुप्लेक के द्वारा यह प्रयोग किया गया था। वहीं अगर बात करें कि सहायक संधि चालू किसके द्वारा किया गया, तो आप लोग याद रखिएगा लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा सहायक संधि की शुरुआत की गई थी। ठीक है। और कब किया गया था, तो ये भी बात आप लोग याद रखिएगा 1798 में। ठीक है। और अब हम लोग इसमें याद रख सकते हैं कि पहली बार जो संधि की गई थी सहायक संधि वो किसके साथ की गई थी, तो अवध के साथ। और कब की गई थी, तो 1765 में। लेकिन अगर हम लोग वास्तविक रूप से कहें कि कब शुरुआत हुई थी, तो ये 1798 में शुरुआत हुई थी। ठीक है। और पहला कौन हुआ था, तो हैदराबाद के निज़ाम से पहली संधि की गई थी सहायक संधि। कब? 1798 में। मैसूर में 1799 में मैसूर से की जाती है। तंजौर से 1799 में की जाती है। अवध के साथ फिर जो होता है वो कब होता है, तो 1801 में होता है। ठीक है। और पेशवा के साथ कब होता है, तो पेशवा के साथ आप लोग कह सकते हैं 1802 में। बरार के भोंसले के साथ 1803 में। और सिंधिया के साथ 1804 में। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा। और इसमें पूछ लिया जाता है कि किसके साथ सहायक संधि नहीं हुई थी, तो याद रखिएगा कि इंदौर के होलकर जो थे वो सहायक संधि कभी नहीं करते हैं। कौन? तो इंदौर के होलकर। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न हमारा है 2 नंबर। और दूसरा नंबर प्रश्न क्या करा है? निम्न में से किस समाचार पत्र पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई? तो इसका आप लोग सही उत्तर करें। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, किस पे कार्रवाई की गई थी? तो देखिए इसमें आपका उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, भारत मिहिर पे। ठीक है। तो और भी समाचार पत्रों पे कार्रवाई की गई थी, जैसे आप लोग याद रख सकते हैं सोम प्रकाश, ढाका प्रकाश। ठीक है। तो ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। और हम लोग एक चीज़ इसमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। कौन सा? तो अमृत बाजार। अमृत बाजार पत्रिका आप लोग याद रखिएगा, अमृत बाजार। तो अमृत बाजार जो है वो पत्रिका क्या है, तो ये रातों रात जो है वो अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित हो गया था। तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। कौन सा? तो अमृत बाजार। ठीक है। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो किसके समय में लाया गया था, तो लिटन के समय में लाया गया था। और लॉर्ड रिपन के समय में इसे क्या किया गया है, तो हटा दिया गया। और कब लाया गया था, तो आप लोग याद रखिएगा 1878 को। ठीक है। और इसे लॉर्ड रिपन के काल में हटाया गया कब, तो 1882 ईस्वी को। ठीक है। तो इसीलिए हम लोग लॉर्ड रिपन को हम लोग प्रेस का मुक्तिदाता भी कहते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न। और अगला प्रश्न है 3 नंबर। इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था? तो तीसरा का आप लोग सही उत्तर करें। और तीसरा का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। मोतीलाल नेहरू के द्वारा यह प्रकाशित किया गया था। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है 4 नंबर। बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी? तो आप लोग को इसमें बताना है कि कहाँ पे अधिक हत्या होती थी, बाल हत्या। तो ये सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, बंगाल में जो है वो बाल हत्या सबसे ज़्यादा होती थी। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर
5। और 5वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, रेशम रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है। तो इसका आप लोग सही उत्तर करें, और ये काफ़ी रोचक घटना है, क्योंकि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा क्या किया जाता था, तो रेशम के रुमाल पे ही ये पत्र लिख के भेजते थे, तो इसीलिए इस आंदोलन को क्या कहा गया, तो रेशमी रुमाल षड्यंत्र संज्ञा दे दिया गया। ठीक है, क्योंकि रेशम के रुमाल पे ही ये अपना पत्र लिख के भेजा करते थे। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। और 6 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था। तो छठे का आप लोग सही उत्तर करें, और छठे का सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, नागपुर अधिवेशन। और ये नागपुर अधिवेशन कब हुआ था, तो ये आप लोग याद रखिएगा 1920 में हुआ था। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष जो थे आप लोग याद रखिएगा विजय राघवाचार्य। ठीक है, विजय राघवाचार्य जो थे इसके क्या थे, तो अध्यक्ष थे। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 7 नंबर, निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है। तो इसका आप लोग उत्तर करें 7 का, और 7 का उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए 7 का उत्तर आपका हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए ही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये बंद क्या कर रहा है, यह एक बंद तंत्र होता है, जो कि गलत है, क्योंकि यह एक खुला तंत्र होता है। ठीक है, और इसकी अपनी उत्पादकता होती है, तो ये बात सही है। यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, ये भी सही है, और ये कार्यशील इकाई होती है, ये भी बात सही है। ठीक है, तो पहला ही बात गलत है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 पे, निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है। तो जैविक हॉटस्पॉट के रूप में कौन सा जाना जाता है, तो सबसे ज़्यादा आप लोग इसमें ध्यान रखिएगा, तो ये हो जाएगा हमारा पश्चिमी घाट। और सुंदरवन भी जो है वो जैविक हॉटस्पॉट है, लेकिन अगर प्रसिद्ध की बात करें तो ज़्यादा प्रसिद्ध कौन सा है, तो पश्चिमी घाट। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 पे, और 9 नंबर प्रश्न क्या करा, किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसका आप लोग 9 का उत्तर करें, और 9 का उत्तर क्या हो जाएगा, तो 9 का उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, जल चक्र। ठीक है, तो कौन सा चक्र हो जाएगा, तो जल चक्र इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर, और 10 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुनी या स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी। तो इसका आप लोग उत्तर करें 10 का, और 10 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा वैशाली में। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 पे, और 11 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा तापांतर कहाँ पाया जाता है, आप लोग इसका उत्तर करें, और ये काफ़ी आसान प्रश्न है, और इसका उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग का, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा, मरुस्थलीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा तापांतर पाया जाता है। दिन के टाइम में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है मरुस्थल क्षेत्र, और रात के टाइम में ठंडी हो जाती है, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा तापांतर यहीं पर होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर, और 12 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। तो आप लोग को बताना है कि उपसौर की घटना जो 3 जनवरी को होती है वो किस तरह की घटना है। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर, तो इसका भी आंसर अपना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। इस दिन पृथ्वी सूर्य की सबसे न्यूनतम दूरी पे होती है। ठीक है, तो इसका दूरी जो है सबसे न्यूनतम होती है, तो ये बात हमारा सही है, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, और 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है। तो इसका आप लोग 13 का सही उत्तर करें, और 13 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए सबसे विनाशकारी भूकंप तरंगे कौन सी होती है, तो 13 का आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, एल तरंग जो होती है वो सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती है। ठीक है, और आप लोग याद रखिएगा 3 तरंगे होती है, तो पी तरंग क्या होती है, तो सबसे तेज गति से चलने वाली तरंग है, और ये किसी भी माध्यम में चल सकती है पी तरंगे। ठीक है, वहीं अगर हम लोग बात करें एस तरंग की, तो एस तरंग जो होती है वो पी तरंग से धीमी गति से चलती है, और यह ठोस में गति करती है एस तरंगे। ठीक है, और वहीं एल तरंग जो है वो क्या है, तो ये सबसे कम धीमी गति से चलती है, और आप लोग इसमें याद रखिएगा कि ये धरातल पर चलने वाली तरंग होती है, और यही तरंग सबसे ज़्यादा विनाशकारी करती है, कौन सा, तो एल तरंग। ठीक है, अब हम लोग बैठते हैं अगले प्रश्न 14 पे। 14 नंबर प्रश्न क्या करा है, निम्नलिखित में कौन सी सुमेलित है। तो इसका आप लोग आंसर करें 14 का कि कौन सा इसमें सुमेलित है। तो देखिए रेड क्लिफ भारत चीन, तो ये गलत हो जाएगा रेड क्लिफ।
तो रेड क्लिफ जो है वो किसके किसके बीच है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच है, ठीक है। डूरंड रेखा, तो डूरंड भारत और पाकिस्तान, तो ये भी गलत है क्योंकि डूरंड किसके किसके बीच है, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है, ठीक है। और हम लोग बात करें मैगिनॉट रेखा, तो मैगिनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी, तो ये हमारा सही उत्तर है, सही सुमेलित है। मैगिनॉट रेखा जो है वो फ्रांस और जर्मनी के बीच है, ठीक है। वहीं अगर बात करें हम लोग हिंडनबर्ग रेखा, तो हिंडनबर्ग रेखा जो है फ्रांस और बेल्जियम, तो ये गलत है क्योंकि हिंडनबर्ग जो है वो किसके किसके बीच है, तो जर्मनी और पोलैंड के बीच है हिंडनबर्ग रेखा, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, 15 नंबर। निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है, तो आपको 15 का उत्तर करना है, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 15 का, तो सही उत्तर हो जाएगा आप लोग को, मैंने इसका उत्तर आप लोग को पहले भी बताया हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन डी, एंड डी जो है वो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा दक्षिणी अमेरिका में। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 16 पे, और 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया, तो इसका आप लोग 16 का सही उत्तर करें कि किस अधिनियम के द्वारा ऐसा किया गया था कि राज्य के बजट को केंद्र के बजट से अलग कर दिया गया था, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत किया गया था, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा है 17 नंबर। निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था, तो किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 पे, और 18 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, आंतरिक सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी, तो इसका आप लोग उत्तर करें कि अंतरिम सरकार जो है, अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब किया गया था, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 28 का, 28 नहीं 18 का, तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, 24 अगस्त 1946 को ये घोषणा किया गया था, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 19 पे, और 19 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो 19 का आप लोग सही उत्तर करें, और 19 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग बताएं। स्टेटमेंट पहला क्या कर रहा है, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है, तो ये बात सही है अपना। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है, तो ये भी बात सही है, तो दोनों बात सही है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 19 का, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 20 पे, और 20 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, तो 20 का आप लोग सही उत्तर करें, और अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है पूछ रहा है, तो अनुच्छेद 54 में किस चीज़ की चर्चा की गई ये आपसे पूछा जा रहा है, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो पहला ही सही हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा की गई है अनुच्छेद 54 में, ठीक है। वहीं अगर हम लोग बात करें बी में क्या है, राष्ट्रपति की पदावधि, तो पदावधि का किस में चर्चा किया गया है, तो ये आप लोग याद रखिएगा अनुच्छेद 56 में चर्चा किया गया है, ठीक है। वहीं अगर बात करें हम लोग राष्ट्रपति के शपथ की, तो राष्ट्रपति के शपथ जो है वो किस में की गई है, तो अनुच्छेद 60 में, ठीक है। और राष्ट्रपति के पर महाभियोग का चर्चा किस में है, तो अनुच्छेद 61 में है, ठीक है। वहीं अगर बात करें राष्ट्रपति की पद की चर्चा किस में की गई है, तो पद की चर्चा जो है अनुच्छेद 52 में किया गया है, ठीक है। तो ये सारी बात आप लोग जरूर याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 21 पे, और 21 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्न कथनों में कौन गलत है, तो हम लोग देखते हैं कौन कथन गलत है। तो ए में क्या करा है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, तो क्या ये सही है, तो 21 का अपना क्या हो जाएगा, तो पहला स्टेटमेंट जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। दूसरा क्या करा है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य कार्यकाल के बाद को पुनः नियुक्ति नहीं किया जा सकता, तो ये बात भी सही है, तो बी भी अपना क्या है सही है। और सी में क्या कर रहा है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन भत्ता राज्य संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत के संचित निधि से दिया जाता है, तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि पेंशन जो है वो भी राज्य के संचित निधि से ही दिया जाता है, तो ये हमारा गलत हो जा रहा है, ठीक है।
और डी में क्या करा है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य व अध्यक्षों को उनके पद से हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है। तो ये भी बात सही है क्योंकि ये राष्ट्रपति के पास शक्ति है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर। और 22 नंबर प्रश्न क्या करा है, वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आप लोग सही उत्तर कीजिए 22 का। तो कथन एक क्या कह रहा है, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष व 2 सदस्य होते हैं। तो ये हमारा गलत है क्योंकि एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग। और दूसरा स्टेटमेंट क्या कर रहा है, इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है हमारा, तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक है, और तीसरा स्टेटमेंट क्या कर रहा है, इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती। तो ये बात गलत है क्योंकि इनकी पुनर्नियुक्ति हो सकती है। तो इसका आंसर कौन सा हो रहा है, उपयुक्त में कौन गलत है। तो देखिए 1 और 3 गलत है। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, केवल 1 और 3। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, 23 नंबर, निम्न में कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है। तो इसका आप लोग उत्तर कीजिए। और 23 का उत्तर क्या हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट 1 दे रहा है वैधानिक तरलता अनुपात। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, और 2 में क्या करा है, नगद आरक्षित अनुपात। तो ये भी सही है। और तीसरे में करा है खुले बाजार की क्रियाएं। तो ये भी सही है। तो इसका तीनों सही हो जाएगा। तो आंसर डी हमारा 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएगा कि आरबीआई की मौद्रिक नीति इन तीनों से ही आप लोग कह सकते हैं कि मापा जाता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 24 पे। क्या कह रहा है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो 24 का आप लोग सही उत्तर करें। और 24 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना ही प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 25 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति FRBM अधिनियम से संबंधित है। तो इसका आप लोग उत्तर करें 25 का। और FRBM का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। तो इससे कौन संबंधित है, तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, NK सिंह समिति इससे संबंधित है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 26। और 26 नंबर प्रश्न क्या करा है, निम्नलिखित में कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है। तो 26 का आप लोग सही उत्तर करें कि कौन जो है वो भारत सरकार को सिफारिश करता है न्यूनतम मूल्य पे। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, तो MSP मैक्सिम क्या है, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, अब इसका उत्तर आप लोग करें। तो 26 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा ये सिफारिशें की जाती है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 27 पे। सीता अध्यक्ष का संबंध था। तो सीता अध्यक्ष का संबंध किससे रहा करता था, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 27 का, ऑप्शन सी, भूमि कर विभाग से संबंध था सीता अध्यक्ष का। या हम लोग कह सकते हैं कि सीता अध्यक्ष जो होता था भूमि कर विभाग का अध्यक्ष होता था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 28 पे। और 28 नंबर प्रश्न क्या करा, कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का संजीव वर्णन मिलता है। तो इसका आप लोग 28 का उत्तर करें। और 28 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो सही उत्तर हो जाएगा, राज तरंगिणी। ठीक है, और राज तरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई है, तो राज तरंगिणी जो है वो आप लोग याद रखिएगा कल्हन। तो कल्हन के द्वारा लिखी गई है राज तरंगिणी। वहीं बात करें हम लोग किताब उल रेहला, तो किताब उल रेहला जो है वो किन के द्वारा लिखा गया है, तो ये इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और किताब उल हिंद की बात करें तो ये किन के द्वारा लिखा गया है, तो अल बरूनी के द्वारा लिखा गया है। वहीं हम लोग बात करें तुगलकनामा की, तो तुगलकनामा जो है वो किन के द्वारा लिखा गया है, तो अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो आप लोग ये भी बात याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 29। और 29 नंबर प्रश्न क्या करा है, सिजदा व पैबोस प्रथाओं की शुरुआत निम्न में से किसने की। तो इसका आप लोग उत्तर करें, सिजदा और पैबोस किसने शुरू किया था। तो 29 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, बलवन के द्वारा ये शुरू किया गया था। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, झुक के सलाम करना और लेटकर क्या करना, तो कदमों को चूमना जो है वो पैबोस में हो। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 30 पे। उत्वी कौन था। तो उत्वी कौन था आप लोग को पता होगा,
कौन थे, तो इसका आंसर करें और इसका आंसर क्या हो जाएगा 30 का, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एक इतिहासकार थे उतवी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31 और 31 नंबर प्रश्न क्या करा है, शेरशाह के बारे में कौन कथन असत्य है, तो आप लोग 31 का सही उत्तर करें। तो देखिए, शेरशाह ने बिलग्राम युद्ध विजय के बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना दिल्ली पर की, तो ये बात सही है कि दिल्ली पर उनका शासन हो गया था बिलग्राम युद्ध के बाद। ठीक है, अब बी में क्या करा है, शेरशाह ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया, तो ये भी बात सही है। ठीक है, और तीसरा क्या है, तो शेरशाह का मकबरा दिल्ली में है, तो शेरशाह का मकबरा दिल्ली में ना होकर सासाराम में है, ये बात गलत है और इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, और डी में क्या करा है, शेरशाह के द्वारा भूमि की पैमाइश हेतु सन की डंडी या सिकंदरी गज की प्रयोग किया गया था, तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, सिकंदरी गज का प्रयोग किया जाता था भूमि को नापने के लिए। ठीक है, और सन की डंडी का। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 32 पे, और 32 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्त माल्यद लिखी गई, तो आप लोग को बताना है कि अमुक्त माल्यद किनके द्वारा लिखा गया, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 32 का, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा, कृष्णदेव रॉय के द्वारा लिखा गया है अमुक्त माल्यद। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 33 पे, और 33 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया, तो इसका आप लोग सही उत्तर करें और 33 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग का, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बहलोल लोदी के द्वारा सबसे ज़्यादा समय तक शासन किया गया था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 34 पे, और 34 नंबर प्रश्न क्या करा है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो केंद्रक में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कौन सा पदार्थ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 35 पे, और 35 नंबर प्रश्न क्या करा है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है, तो क्लोरोप्लास्ट में भी कहाँ होता है ये प्रकाशिक अभिक्रिया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, ग्रेना में होता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न हमारा है 36, और 36 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, तो 36 नंबर प्रश्न हमारा कर रहा है हेलोफाइट्स होता है, तो हेलोफाइट्स क्या होता है आप लोग इसका उत्तर कीजिएगा, और हेलोफाइट्स क्या होता है, तो 36 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा, वे पौधे जो लवणों वाली मिट्टी में उगते हैं उसे हम लोग हेलोफाइट कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 37 पे, और 37 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है, तो एड्स के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है आप लोग इसका उत्तर करें और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन कौन सा, तो देखिए पीसीआर भी किया जाता है और CD4 भी किया जाता है और एलिसा भी किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, और 38 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 38 नंबर प्रश्न का उत्तर करें, निम्न में से कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता, तो आप लोग को बताना है कि किस रक्त में जो है वो एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, तो किस रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, रक्त का नाम क्या हो जाएगा, तो ए बी में जो है वो प्लाज्मा आप लोग कह सकते हैं कि एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। वहीं अगर एंटीजन की बात करें तो एंटीजन जो है वो ओ में नहीं पाया जाता है एंटीजन। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा ए बी। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 39 पे, और 39 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, ट्रिपल वैक्सीन DPT में कौन सा एक नहीं होता, तो आप लोग को बताना है कि ये DPT का जो टीका लगता है उसमें कौन सा इसमें से है जो नहीं है उसमें शामिल, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, पीलिया की वैक्सीन उसके अंदर शामिल नहीं होती है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 40 पे, और 40 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है, तो इसका आप लोग उत्तर करें, इसके आवेश किसके बराबर होते हैं, तो इसका आवेश जो होगा वो किसके बराबर होगा, अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है और इसके आवेश किसके बराबर होते हैं, तो आप लोग इसका उत्तर बताएं, और 40 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, 2 प्रोटॉन के आवेश के बराबर इसका आवेश होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 41 पे, न्यूटन के किस
गतिकी नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो 41 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 41 का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, द्वितीय गति नियम। न्यूटन के द्वितीय गति नियम से ही बल का व्यंजक प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न। और अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? 42 नंबर। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होती है? तो देखिए इसकी प्रतिरोधकता जो होगी क्या होगा? तो ताप बढ़ने पे इसकी प्रतिरोधकता भी बढ़ेगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर 43। और 43 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सर्वाधिक समस्थानिक किसका होता है? तो इसका आप लोग उत्तर करें, और इसका उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो सही उत्तर हो जाएगा। पोलिनियम का सबसे ज़्यादा समस्थानिक होता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 44 पे। और 44 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा, जिसका उत्तर करें। और 44 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनेगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 45 पे। और 45 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? ग्रेफीन होता है। तो ग्रेफीन क्या होता है, आप लोग इसका उत्तर करें। और 45 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 45 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, कार्बन का नैनो प्रतिरूप है ग्रेफीन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46। और 46 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 47 पे। और 47 नंबर प्रश्न आप लोग को दिया गया है सुमेलित करने के लिए। निम्नलिखित को सुमेलित करें। तो प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो आप लोग उत्तर करें। तो प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र जो है वो गांधीनगर में ही है। उसके बाद राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो आप लोग कीजिएगा पणजी में है। ठीक है, ये केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? तो ये है आपका मैसूर में। ठीक है, और वहीं अगर बात करें हम लोग भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, तो ये दिल्ली में है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए 1, 4, 2, 3, ये हमारा आंसर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 48 पे। और 48 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है? तो पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है? तो इसका उत्तर करें आप लोग, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, वैष्णव धर्म से है पंचरात्र का संबंध। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न। और अगला प्रश्न है हमारा 49 नंबर। और 49 नंबर प्रश्न का आप लोग उत्तर कीजिएगा, और क्या हो जाएगा इसका उत्तर? एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? किनको दिया गया है रसायन के क्षेत्र में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, वेंकटरमन राधाकृष्णन को रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 50। और 50 नंबर प्रश्न क्या करा है? भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी, जो किस राज्य की रहने वाली है? तो शिवांगी स्वरूप कहाँ की रहने वाली है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, बिहार की रहने वाली है। ठीक है, और बिहार में भी आप लोग याद रखिएगा कि मुजफ्फरपुर की। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं अगला सेट। और सेट नंबर अगला हमारा क्या है? तो 64 सेट है। और चौथा सेट का आप लोग ये सेट भी कीजिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण सेट है। और आप लोग इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक भी करें, और कमेंट कर हमें आंसर ज़रूर करते रहें। तो चलिए हम लोग देखते हैं सेट नंबर 4 का पहला प्रश्न। और क्या कह रहा है? भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका आप लोग सही उत्तर करें। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 पे। और दूसरा नंबर प्रश्न क्या करा है? निम्नलिखित में कौन एक कृत्रिम परितंत्र है? तो कृत्रिम परितंत्र कौन सा है? आप लोग इसका उत्तर कीजिएगा। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का, देखिए वन जो है वो प्राकृतिक है, समुद्र भी प्राकृतिक है, झील भी प्राकृतिक है, बगीचा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बगीचा जो है वो कृत्रिम परितंत्र है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 पे। और 3 नंबर प्रश्न क्या करा है? निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट
करती है। तो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन करती है? तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जलवाष्प के द्वारा सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 4 नंबर। क्या कह रहा है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, कन्याकुमारी। और वहीं अगर भारत की पूछे तो भारत का तो इंदिरा पॉइंट हम लोग को याद है, और ये मुख्य भूमि का पूछ रहा है तो इसीलिए कन्याकुमारी हो गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न है 5 नंबर। भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है? तो किस प्रकार के वन पाए जाते हैं भारत में? तो इसका 5 का आप लोग उत्तर करें, और 5 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन जो है वो भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, और मैनग्रोव वन जो आप लोग कह सकते हैं सवाना में पाया जाता है, और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है वो विषुवत रेखीय प्रदेश में पाया जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर, और 6 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो छठे का आप लोग उत्तर करें, और कथन एक क्या कर रहा है? हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है। तो ये कथन हमारा सही है। और दूसरा कथन क्या है? तो हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की चौड़ाई अधिक है। तो ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि पूर्वी भाग की चौड़ाई जो है वो कम है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आप लोग इसका सही उत्तर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए केवल एक सही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर। क्या कर रहा है? अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन है? तो इसका आप लोग उत्तर करें, और अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा, ताप्ती, माही ये सब जो है वो गिरती है, आप कह सकते हैं अरब सागर में। अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, और 8वां नंबर प्रश्न है, चाय की खेती के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? तो चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, अम्लीय मिट्टी जो है वो चाय की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। और चाय की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है चाय की उत्पादन? तो आप लोग कह सकते हैं कि असम में होती है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 पे। मानसून निवर्तन होता है, तो मानसून निवर्तन का मतलब क्या हुआ? तो लौटता हुआ मानसून को मानसून निवर्तन कहते हैं। तो अब आप लोग इसका सही उत्तर करें, और क्या होगा इसका सही उत्तर? तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा, उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी। ये क्या होता है? तो राजस्थान साइड से शुरू होके ऐसे बंगाल की खाड़ी गर्म होती है, और सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ कराती है? तो तमिलनाडु में कराती है। ठीक है, तो इसीलिए इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 पे, और 10 नंबर प्रश्न क्या करा है? वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? तो वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? तो इसका आप लोग उत्तर करें, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, काराकस जो हो जाएगा वो वेनेजुएला की राजधानी है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 पे, और 11 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो 11 का आप लोग सही उत्तर करें, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, भारत में चक्रवात आता है, बात सही है। चीन में टाइफून आता है, ये भी बात सही है। ऑस्ट्रेलिया में बिली बिली आता है, ये भी सही है। अमेरिका में बगियो, ये नहीं, ये गलत है, क्योंकि अमेरिका में जो है वो तितली आती है। ठीक है, या आप लोग कह सकते हैं कटरीना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न 12 नंबर, और 12 नंबर प्रश्न क्या है? कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 12 का? तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, कर्क एवं मकर रेखा के बीच ये कोरल रीफ पाया जाता है। ठीक है, और सबसे बड़ा कोरल रीफ कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे, आप लोग याद रखे होंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 13 नंबर, और 13 नंबर प्रश्न क्या करा है? स्वर्ण सिंह समिति का संबंध है। तो मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया ये स्वर्ण सिंह समिति के बारे में, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, मूल कर्तव्य से संबंधित हैं स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, और मूल कर्तव्य हमारे संविधान के 51 के ए में वर्णित किया गया है। ठीक है, और इसे 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर कौन सा? तो 14 पे, और 14 नंबर प्रश्न क्या करा है? न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये किस अनुच्छेद में किया गया है ये उपबंध? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी उत्तर सही हो जाएगा, अनुच्छेद 42 में। ठीक है, वहीं अगर अनुच्छेद 39 की बात करें तो 39 में क्या है? तो महिला एवं पुरुष को सामान्य अवसर प्रदान किए जाए कार्य के। ठीक है, तो ये सही हमारा क्या उत्तर हो जाएगा? सी, अनुच्छेद 42। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर
15। और 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्न कथाओं पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट क्या कर रहा है, पहला स्टेटमेंट कर रहा है इसके कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष जो पहले हो आयु तक होता है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कर रहा है, यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। तीसरा स्टेटमेंट क्या कर रहा है, इसके वेतन एवं अन्य सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी गलत हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। और 16 नंबर प्रश्न क्या करा, राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको लोग का ऑप्शन नंबर सी, 15% से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न है 17 नंबर, रीट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है। तो उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, न्यायाधीश क्षेत्राधिकार में आता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। और 18 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन कब पारित किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, 1985 में, राजीव गांधी के सरकार के टाइम में। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न है 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया। तो प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान किस में किया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 पे। और 20 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख है। तो इसका आप लोग उत्तर करें, किसमें ये उल्लेख किया गया है, और ये उल्लेख किसमें किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 75 में किया गया है। ठीक है, और वहीं राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, ये उल्लेख किसमें है, तो ये अनुच्छेद 75 में है। जबकि प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख किसमें है, तो अनुच्छेद 78 में है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रातः काल शांति की भूमि, लैंड ऑफ द मॉर्निंग काम के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण कोरिया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22। और 22 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा 22 मार्च को। और 22 मार्च को ही और क्या मनाया जाता है, तो आप लोग को याद होगा बिहार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 23 पे। और 23 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ। तो किस अधिवेशन में हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, बनारस अधिवेशन 1905। ठीक है, इसी में ये स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया था। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया। तो 24 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा 14 जून 1947 को जो है कांग्रेस की कार्यकारी समिति में भारत विभाजन प्रस्ताव को पारित किया गया था। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। और 25 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड वेवेल के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 26 पे। और 26 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की। इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कब फांसी दी गई। तो इनको कब फांसी दिया गया था, तो इसका सही उत्तर आप लोग कीजिएगा। और 26 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 8 अप्रैल 1857 को इन्हें फांसी दी गई थी। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 27 पे। और 27 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा। तो बहावी आंदोलन का क्षेत्र कौन सा नहीं था, आप लोग इसका उत्तर करें। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, असम जो है वो बहावी आंदोलन का क्षेत्र नहीं था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28। और 28 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक हैं
तो एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? तो 28 का सही उत्तर कीजिएगा और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, B.S. नॉयपॉल जो हैं वो पुस्तक किसके? तो एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 29। और 29 को क्या है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो आप लोग इसका उत्तर करें और इसका उत्तर क्या हो जाएगा 29 का? तो देखिए, तो आप लोग का सूरत की संधि कब हुई थी? तो सूरत की संधि जो है वो हुई थी 1775 में। तो ये 1 का 4 हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर बात करें पूना की संधि कब हुई थी? तो पूना की संधि हुई थी 1817 में। तो ये सही 3 के साथ मिल जाएगा। उसके बाद पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो पुरंदर की संधि हुई थी 1665 में। ठीक है, और ये 1 में है 1665। वहीं अगर बात करें देवगांव की संधि कब हुई थी? तो देवगांव की संधि हुई थी आपका 1803 में। तो ये 2 के साथ। तो क्या हमारा उत्तर हो रहा है? 4 3 1 2। तो 4 3 1 2। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 29 का। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 30 पे। और 30 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? निम्नलिखित में किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है? और गुप्त काल के बारे में जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? तो आप लोग को याद होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, मृच्छकटिकम। और राजतरंगिणी से कहाँ की? तो कश्मीर की जानकारी मिलती है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न 31 पे। और 31 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? तो 31 नंबर प्रश्न कर रहा है, कलिंग शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? तो खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म के अनुयायी थे खारवेल। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 32। और 32 नंबर प्रश्न क्या करा? भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर बी, स्कंदगुप्त से संबंधित है भीतरी अभिलेख। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। और 33 नंबर प्रश्न क्या करा? दक्षिण भारत में स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस शासकों के द्वारा निर्मित है? तो कैलाशनाथ मंदिर जो दक्षिण भारत में है वो किन शासकों के द्वारा बनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये पल्लव शासक के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। और 34 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सेंड्रोकस था। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा? तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो आप लोग को इसका आंसर बताना है। और 34 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, एरियन के द्वारा ये कहा गया है। क्या? तो सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दासदा का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सेंड्रोकोटस था। तो ये किसके द्वारा कहा गया है? तो एरियन के द्वारा। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 35। और 35 नंबर प्रश्न क्या करा? ध्वनि का प्रवाह मानव के मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक रहता है? तो कितने समय तक रहता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1/10 सेकेंड तक रहता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 36 पे। और 36 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? तो किस अंग द्वारा इसका नियंत्रण किया जाता है? तो 36 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 36 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आइरिस के द्वारा जो है वो प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 37 पे। और 37 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है? तो रक्त की अशुद्धि किस में जाकर छनती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा, ब्रिक। ठीक है, तो 37 का सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी, ब्रिक हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 38 पे। और 38 नंबर प्रश्न क्या करा? रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो 38 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 55 से 60% भाग जो होता है वो प्लाज्मा होता है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 39। और 39 नंबर प्रश्न क्या करा है? एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन है। तो किस हार्मोन के कारण पुष्प जो होता है वो पौधे का पुष्पन होता है, पौधे पर पुष्पन होता है? तो इसका क्या हो जाएगा? तो 39 का हमारा उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, फ्लोरीजीन के कारण होता है ऐसा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 40। और 40 नंबर प्रश्न क्या करा? इंद्रधनुष किसके कारण होता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, परावर्तन और अपवर्तन।
पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ऐसा होता है। ठीक है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 41। और 41 नंबर प्रश्न क्या करा है, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है। तो इसका 41 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 41 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सहसंयोजक बल के कारण क्या होता है, तो पदार्थ के अणुओं के बीच जो होते हैं वो आकर्षण बल कार्य करते हैं। ठीक है, और वो क्या कहलाता है, तो सहसंयोजक बल कहलाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 41 हो गया हमारा, तो 42। और 42 नंबर प्रश्न क्या करा है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। तो किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है, तो इसका आप लोग सही उत्तर कीजिएगा। और 42 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, अभिकारक कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर। और 43 नंबर प्रश्न क्या करा है, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है। तो क्षारक को अगर जल में घोला जाता है तो क्या मुक्त होता है, तो ऑप्शन ए, OH माइनस आयन जो है वो मुक्त होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 44। और 44 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, नींबू के रस का pH मान होता है। तो नींबू के रस का pH मान कितना होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2.2 जो है या 2.2 जो है वो pH मान होता है नींबू के रस का। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 45। और 45 नंबर प्रश्न क्या करा है, बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है। तो बादल और वायुमंडल किस लिए तैरती है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, श्यानता के कारण। ठीक है, श्यानता मतलब डेंसिटी। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न हमारा है 46 नंबर, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं। तो 46 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 46 का सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, सियोफाइट्स जो होता है वो छाया में पनपने वाले पौधे को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 47। और 47 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, मेनरहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच है। तो मेनरहीन जो है वो आप लोग को बताना है किन दो देशों के बीच है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, रूस और फिनलैंड के बीच कौन सा अंतर्राष्ट्रीय रेखा है, तो मेनरहीन अंतर्राष्ट्रीय रेखा है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है 48 नंबर। और 48 नंबर प्रश्न क्या करा है, जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। और जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 48 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर। और 49 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM की शुरुआत किस वर्ष की गई। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन की शुरुआत कब की गई, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा 2007 में किया गया था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न। और जो आज के सेशन का हमारा अंतिम प्रश्न है, और 50वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, भारत में मुद्रास्फीति के प्राक्कलन का सबसे प्रचलित माप है। तो मुद्रास्फीति हम लोग किस चीज़ से मेजर करते हैं, तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से हम लोग मुद्रास्फीति का आकलन करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आप लोग को अगर पसंद आ रहा हो तो आप लोग लाइक और कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी नई वीडियो जब भी आए तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिले और आप उससे भी अपने एग्जाम की तैयारी में एक बेहतर सहयोग प्राप्त कर सकें। तो चलिए दोस्तों, आप लोग को इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन होकर आप लोग इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नए सेट के साथ, सेट नंबर 5 और 6 के साथ। आप लोग इसी तरह ज़ोरों शोरों से पढ़ते रहें और अपना ख्याल रखें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।